गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ नंदिनी और मैं आप लोगों के लिए आज पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जो मूल अधिकार उसको लेकर आई हूँ। मूल अधिकार में क्या है, मतलब मूल अधिकार में क्या होता है? ये व्यक्ति के समाज और सरकार से दावे होते हैं। अगर हमसे कोई पूछता है कि मूल अधिकार क्या है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे समाज और सरकार से जो दावे हैं उनको ही हम लोग मूल अधिकार कहते हैं। अच्छा, मूल अधिकार जो है ये कहाँ पे है, कहाँ लिखा गया है मूल अधिकारों के बारे में? तो ये लिखा गया है हमारे संविधान के भाग 3 में। संविधान के भाग 3 में हमारे अच्छा, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। और मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में लिखा गया है कि मतलब हमारे कौन कौन से अधिकार होंगे। इनकी व्याख्या कहाँ पे है? अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक में। इनको मेनली हम लोग यहाँ पे 6 कैटेगरीज में बांटे गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें क्या है, जो 14 से 18 तक का अनुच्छेद है इसको हम लोग समता का अधिकार का नाम दे दिए हैं। 19 से 22 तक का जो अनुच्छेद है उसको स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है। जो अनुच्छेद 23 और 24 है ये शोषण के विरुद्ध हमारे अधिकार हैं। जो 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेद हैं ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। और इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं 29 और 30, तो यहाँ पे है हमारे संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार संबंधित जो अधिकार हमारे हैं वो अनुच्छेद 29 और 30 में मेंशन किए गए हैं। उसके अलावा हमारे सारे अधिकारों को बचाने के लिए और जो एक सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है वो क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, सबके बारे में डिटेल करके एक एक जानेंगे। लेकिन आज मैं शुरू करूँगी समता का अधिकार। और हम लोग आज समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, अनुच्छेद 14 से 18 में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो आज हम लोग अनुच्छेद 14 से 18 शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है आगे। इससे पहले कि मैं 14 शुरू करूं, मैं ये बता दूं कि हमारा जो एक्चुअली 12 से 35 जो है, तो पहले 12 और 13 में क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमारा समता का अधिकार क्या है, अनुच्छेद 14 से शुरू हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं कि अनुच्छेद हमारा जो 12 और 13 है उसमें क्या बातें कही गई हैं, वो अनुच्छेद क्या कहता है। तो यहाँ पे देखिए, अनुच्छेद जो 12 है हमारा वो क्या करता है कि मूल अधिकारों के संबंध में राज्य की परिभाषा। अगर कोई मूल अधिकार हमारा है तो जैसे हमने कहा कि राज्य से हमारे दावे हैं ये, तो वहाँ पे क्या बताएगा, अनुच्छेद बताता है कि राज्य की परिभाषा में कौन कौन आता है, किसको किसको हम लोग राज्य कहेंगे। वहीं पे अनुच्छेद 13 क्या कहता है कि अगर कोई भी विधि जो बनी हुई है और जिससे मूल अधिकारों को मतलब कि मूल अधिकार खत्म हो रहे हैं या फिर कम हो रहे हैं, अल्पीकरण उनका हो रहा है, तो वो विधि शून्य हो जाएगी, मतलब उस विधि का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, उस विधि को हटाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 12 और 13 में बस इतनी ही बातें लिखी हुई हैं और इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन आज हम लोग अपना अनुच्छेद 14 से शुरुआत करेंगे जो हमारी पहली क्लास है। तो चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है। तो अनुच्छेद 14 जो है, ये 14 से 18 जो अनुच्छेद है ये क्या किसकी बात करता है? समानता के अधिकार की, समानता के अधिकार की बात करता है हमारा अनुच्छेद। एक्सक्यूज मी। तो अनुच्छेद क्या है 14, क्या कहता है कि विधि के समान समता। मतलब क्या हो इसमें है कि विधि के सामने क्या है, सभी समान होंगे। विधि के समान, चाहे वो पीएम हुआ, सीएम हुआ, डीएम हुआ या फिर कॉमन पीपल, सब क्या है, बिल्कुल बराबर है। मतलब कि सबके लिए कानून एक ही जैसा है, सब पे एक ही कानून फॉलो किया जाएगा। अनुच्छेद 14 में दो बातें लिखी गई हैं। पहला तो हो गया कि विधि के समान समता यहाँ पे होता है, मतलब कि विधि के सामने सब बराबर हैं। लेकिन दूसरी तरफ इसमें एक बात लिखी गई है, विधि के समान संरक्षण। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछड़े हैं, उनको थोड़ा सा संरक्षण देके बराबर किया जा सकता है। मतलब कि
समता का ही दूसरा पर्याय हम बोल सकते हैं कि संरक्षण। तो हमारा जो अनुच्छेद 14 है वो दो बातें करता है। पहला क्या है, विधि के समान समता या फिर विधि का शासन हम लोग कह सकते हैं, और दूसरी बात क्या है, विधि का के समान संरक्षण। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो विधि के समान जो हमारा अनुच्छेद 14 है ये सापेक्ष है। सापेक्ष क्या है, मतलब ये सापेक्ष है समय और पद के, मतलब कि ये बदल सकता है समय और पद के अनुसार, जरूरी नहीं है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं कि इसके सामने सब अनुच्छेद 14 के अनुसार विधि के सामने सब समान होंगे, लेकिन ये पद और समय के सापेक्ष है, मतलब ये कुछ लोगों पे लागू नहीं होते। और लागू किस पे नहीं होंगे, तो हमारे देश के राष्ट्रपति और राज्यपाल, ये दो लोग ऐसे हैं जिन पे ये अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। किस केस में नहीं लागू, आपराधिक मामले में लागू नहीं होगा। वो सिविल मामले में न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन आपराधिक मामलों में उनके टेन्योर के दौरान, मतलब कि जो उनका पीरियड चल रहा है, जिस टाइम में वो राज्यपाल हैं या फिर राष्ट्रपति हैं, उस टाइम पे उनको आपराधिक मामलों के लिए जेल नहीं भेजा जा सकता है, और उन पे कोई मतलब मुकदमा नहीं चलेगा उस टाइम में। दूसरी ये जो हमारा विधि के समान समता वाला है उसका दो अपवाद है बस। एक तो हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए होगा, और दूसरा किसी देश का राजदूत है, तो उस पे भी ये जो हमारा समता वाला प्रावधान है वो लागू नहीं होता। ये हम लोग देख रहे हैं समानता का अधिकार। समानता का क्या अर्थ है, सभी के समान साथ समान व्यवहार। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग कह सकते हैं इसे भेदभाव जुड़ा हुआ। भेदभाव कैसा हो सकता है, तार्किक, मतलब सही भेदभाव किया जा सकता है, अतार्किक भेदभाव नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखे हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समान समता और विधि के समान संरक्षण। ये विधि के समान समता का मतलब हुआ पीएम सीएम डीएम सब बराबर हैं, लेकिन ये प्रावधान सिर्फ दो लोगों पे नहीं लागू होता है, वो हमारे देश में राष्ट्रपति और राज्यपाल पर, और दूसरा किसी देश अन्य देश का जो राजदूत हमारे देश में है उन पे नहीं लागू होता है। आगे चलिए हम लोग देखते हैं इसका डिटेल और हम लोग देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे आते हैं। इन टोटल जो हमारे समानता के अधिकार का मतलब है वो क्या है, सभी को समान अवसर मिलेगा, भेदभाव का अभाव होगा। भेदभाव का अभाव होने का मतलब है कि किसी के साथ अतार्किक भेदभाव नहीं होगा, तार्किक भेदभाव किया जा सकता है। विशेषाधिकार का अभाव होगा, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा अधिकार नहीं होगा, सबको अधिकार बराबर होंगे। लेकिन इसका मतलब कभी भी ये नहीं है कि कुशलता का अंत होगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि समानता का अधिकार जो है उसका मतलब क्या है कि समान अवसर मिलेंगे, भेदभाव का अभाव भी होगा, विशेषाधिकार का भी अभाव होगा, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे कुशलता का अंत किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि भेदभाव का अभाव, यानी जो ये 15 हमारा जो अनुच्छेद 15 है, अब वो क्या कहता है। ये हमारा अनुच्छेद 15 जो है वो भेदभाव से रिलेटेड बात करता है। कहाँ पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, किस बेस पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, कौन नहीं कर सकता है, ये बातें अनुच्छेद 15 में की गई हैं। तो पहला जो हमारा अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 है, ये क्या कहता है, राज्य के द्वारा किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, प्रजाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, ये 5 बातें, धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 बातों पे क्या होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात, हम लोग ये जान लेते कि राज्य में, यहाँ पे चूँकि लिखा है हमारी परिभाषा में कि राज्य के द्वारा भेदभाव नहीं किया जाए, तो ये क्या है, ये सभी क्या है, राज्य की परिभाषा में आ जाएंगे। उसके अलावा ये सभी भी क्या होंगे, राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाएंगे। संघ की कार्यपालिका हो गए, संसद, विधायिका हो गया, राज्यसभा हो गया, पंचायतें हो गई, नगर पालिका और अन्य पदाधिकारी, ये सब क्या है, राज्य की परिभाषा में शामिल हो जाते हैं। अगला हमारा जो है इसमें अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2, वो क्या बात करता है, आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 15 का क्लॉज 2 भी वही बात करता है कि किसी भी राज्य के साथ किसी भी नागरिक के द्वारा धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। वही बातें हैं जैसे कि क्लॉज 15 के क्लॉज 1 में लिखी गई थी, लेकिन इसमें और क्या ऐड कर दिया गया है, तो इसमें ऐड कर दिया गया है, ये भेदभाव
दुकान पे सार्वजनिक मनोरंजन का स्थल है, कोई होटल है, कोई सार्वजनिक रेस्टोरेंट है, तो वो भी इसमें शामिल होते हैं। मतलब यहाँ भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। कोई कुआं, तालाब या स्नान घाट है जो कि सार्वजनिक या उपयोग के लिए बना है, या फिर उसमें क्या है, आंशिक या संपूर्ण रूप से सरकार के वित्त से संचालित है, तो इस तरह का भी जो कुआं हो गया, तालाब हो गया, सड़क हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी राज्य की परिभाषा में आ जाता है। मतलब यहाँ भी लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे अनुच्छेद 14 में बात की गई थी कि विधि के समक्ष समानता, तो ये कहाँ से लिया गया था, ये जो प्रावधान है हमारा, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि के समान संरक्षण की जो बात की गई है वो यूएसए से ली गई है। जैसा कि हम लोग देखें कि समानता का क्या मतलब हो गया कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, और आधार भी कुछ बता दिए गए हैं। लेकिन क्या होता है, इसका नकारात्मक अवधारणा है। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि ये सबको ही एक ही साथ तौल दे रहा है कि भाई एक जैसे हैं सब, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है कि किसी को संरक्षण दिलाएगा। लेकिन उसका उल्टा, जब विधि के समान संरक्षण की बात आती है तो इसमें क्या कह रहा है कि राज्य के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किया जाएगा, तो इसी को संरक्षण कहा जाएगा। मतलब एक तरफ कहा जा रहा है कि सभी समान होंगे, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं। तो ये इसी को हम लोग विधि के समान संरक्षण कहते हैं, और ये एक सकारात्मक अवधारणा है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि सभी को पॉजिटिव, मतलब कि सबको आगे बढ़ाने की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो इस तरह से अब हम लोग अपना जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 16, चलिए उसको देखते हैं कि अनुच्छेद 16 में क्या बात कही गई है। वैसे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हर जगह पे कुछ बातें कॉमन होंगी, तो आप लोग उसको कोरिलेट करते हुए चलिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 16 क्या कहता है, राज्य के द्वारा नियुक्ति एवं रोजगार सभी नागरिकों के, मतलब उसमें क्या होगा, कोई रोजगार है, कोई नियुक्ति है, तो उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। मतलब कि सब लोग ऐसा दे सकते हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन उसमें अनुच्छेद 16 का जो क्लॉज 2 है वो क्या कहता है, राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति और रोजगार में केवल धर्म, जाति, प्रजाति और निवास के मतलब आधार पर क्या होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, पहले तो कह दिया गया कि सबको समान अवसर प्राप्त होगा, दूसरी तरफ कुछ बातें कुछ खास बातें बता दी गई कि किस बेस पे उनके साथ भेदभाव नहीं होगा। तो किसी की क्या जाति है, क्या किस धर्म का है, वो कहाँ रहता है, तो इस आधार पे कोई भी अगर राज्य नियुक्ति ला रहा है, कोई रोज़गार ला रहा है, तो वो भेदभाव नहीं करेगा। आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल में देखें तो अनुच्छेद 16(3) क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 16 का क्लॉज 3 कहता है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार मतलब में निवास के आधार पर सेवाओं के किन्हीं वर्गों में भेदभाव किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे ये संसद में नहीं, संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन संसदीय विधि बना के, और जैसे कोई राज्य चाहे तो अपने राज्य के निवासियों के लिए अपने डोमिसाइल लगा, मतलब कि उनको थोड़ा फ़ायदा दिया जा सकता है। दूसरी तरफ ये फ़ायदा उनको भी दिया जा सकता है जिनका सेवाओं में प्रतिनिधित्व तो अपर्याप्त हो, जैसे माइनॉरिटीज़ जो हम लोग सुनते हैं, तो उनको ये प्रेफरेंस थोड़ा सा दिलाता है। तो अनुच्छेद 16 में इन टोटल यही बात है कि राज्य रोजगार और नियुक्ति में कोई भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन भेदभाव किस आधार पर नहीं करेगा, धर्म, जाति, प्रजाति और निवास के आधार पर नहीं करेगा। लेकिन वो भेदभाव कर सकता है किसी के क्वालिफिकेशन के अनुसार, कि मतलब आप कितना पढ़े हैं, कितना नहीं पढ़े हैं, तो इस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पे कह दिया गया है कि कुछ मतलब कि संसदीय विधि बनाकर वो निवास के आधार पे थोड़ा बहुत भेदभाव कर सकता है अपने राज्य के अनुसार प्रेफरेंस देके। अगला है कि अगर किसी का सेवाओं में प्रतिनिधित्व कम है तो वहाँ भी थोड़ा सा भेदभाव चल सकता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो अनुच्छेद 17 है, और आज का सबसे इम्पोर्टेंट मैं कह सकती हूँ। अनुच्छेद जो 17 है ये क्या कहता है, ये छुआछूत की समाप्ति की बात करता है। तो इसमें क्या है, यह अनुच्छेद 17 है एक ऐसा अधिकार जो निरपेक्ष अधिकार है, मतलब कि ये सब पे समान रूप से लागू होता है। इस पे नॉर्मली हमारे सभी अधिकार निरपेक्ष हैं,
और कुछ अधिकार सापेक्ष भी हैं, जैसे कि हम लोग 14 में देखे हैं कि वो समय और पद के सापेक्ष था। तो जो छुआछूत का अधिकार है ये क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि अस्पृश्यता प्रतिबंधित होगी, मतलब कि छुआछूत नहीं किया जाएगा। लेकिन संविधान में क्या है ना, ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि छुआछूत किसको कहते हैं, अस्पृश्यता का कहीं बात नहीं कहा गया है कि किसको कहते हैं क्या है। लेकिन ये बात कही गई है उसमें कि ये इसका प्रयोग किसी भी रूप में, इसका प्रयोग क्या है, दंडनीय अपराध है। और इसका क्या है और कितना दंड होगा ये राज्य विधि के द्वारा निर्धारित कर सकती है। इसके लिए राज्य अलग अलग यहाँ पे विधियाँ बनाई हैं, जिसमें क्या है, पहला 1955 में अस्पृश्यता निवारक अधिनियम बना था, और 1976 में मतलब इसी का नाम क्या कर दिया गया है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया है। और इसमें क्या है, इसका निर्माण आखिर किस लिए हुआ है कि उसमें बताने के लिए क्या होता है, अस्पृश्यता क्या होती है, दंड की मात्रा कितनी होगी और दंड की प्रक्रिया क्या होगी। तो बस अनुच्छेद 17 में इतनी ही बातें हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा जो अगला अनुच्छेद है, और आज के लिए आखिरी, तो वो है अनुच्छेद 18। एक मिनट, हाँ, तो अनुच्छेद 18 क्या कहता है, ये कहता है उपाधियों का अंत, मतलब कि हमारे देश में कोई उपाधि नहीं दी जाएगी किसी को। जैसे जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करते थे, वो बहुत सारी उपाधियाँ दिया करते थे, जो उनकी वफादारी करता था, उनके हिसाब से काम करता था। तो अनुच्छेद 18 जब हमारे संविधान बना, तो अनुच्छेद 18 में कह दिया, ये बात कह दी गई कि क्या होगा, उपाधियों का अंत होगा, मतलब कि कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, जिसका बात कहाँ है, अनुच्छेद 18 में है। तो इसमें क्या लिखा है कि राज्य उपाधि नहीं देगा, लेकिन इसके दो अपवाद भी हैं, मतलब कि उपाधि कहीं दो जगह पे दी जा सकती है, या तो शिक्षा के क्षेत्र में या तो सेना के क्षेत्र में। मतलब कि यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे कोई भेदभाव वाली बात नहीं है। अगर आपको भी उपाधि चाहिए हो तो आप अच्छा कुछ काम कर लीजिए, आप अच्छी शिक्षा हासिल कर लीजिए, उस सेना में अपना अच्छा योगदान दीजिए, आपको भी वो उपाधि मिल जाएगी। तो यहाँ पे भेदभाव एक तरह से मिटाने वाली बात ही है। और यहाँ पे समानता का अधिकार बिल्कुल प्रभावित नहीं होता है, इसलिए ये दो अपवाद इसमें शामिल किए गए हैं। दूसरी बात, 18 का ये क्लॉज 1 था, जिसमें ये लिखा गया था राज्य उपाधि नहीं देगा, सिर्फ दो जगह दे सकता है, शिक्षा और सेना के क्षेत्र में। उसके अलावा जो 18 का क्लॉज 2 है, वो क्या कहता है, नागरिक विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा, मतलब कोई भी नागरिक है जो भारत का, वो किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है हमारे यहाँ। उसके अलावा इसको और भी विस्तारित किया गया है। तो इसमें 18 अनुच्छेद जो 18 और का क्लॉज 3 है, इसमें क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक जो नहीं है, मतलब कोई ऐसा जो भारतीय नागरिक नहीं है और राज्य के अंतर्गत, मतलब राज्य में किसी पद पे काम कर रहा है, किसी ट्रस्ट में काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई विदेश का ही व्यक्ति है और जो हमारे देश में काम कर रहा है, और उसको भी, वो भी उपाधि नहीं ले सकता जब तक राष्ट्रपति उसको सहमति ना दे उपाधि लेने के लिए। उसके अलावा भी एक और बात जो है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या फिर विदेशी हो, राज्य के अंतर्गत किसी पद पे काम कर रहा है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी राज्यों से उपलब्धि या भेंट भी स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कि ऐसा कुछ उपलब्धि वाला विवाद या फिर कोई भेंट का पद जो है वो नहीं ले सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति ना हो। तो आज बस इतना ही था। इन टोटल मैंने आज आप लोगों को अनुच्छेद 14 से 18 के बारे में बताया, जिसमें हम लोग क्या जाने हैं, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो 14 में था, पहला क्या 14 में क्या था, मैं एक बार क्विक रिवाइज कर देती हूँ। 14 में था विधि का सुशासन होगा, उसके समानता और संरक्षण मिलेगा। दूसरा अनुच्छेद 15 किसकी बात करती है कि भेदभाव का अभाव होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ पे अनुच्छेद 16 बात करता है कि रोजगार और नियुक्ति में समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 17 किस बारे में बात करता है कि छुआछूत का अंत होगा, मतलब किसी के साथ अस्पृश्यता नहीं अपनाई जाएगी। उसके अलावा जो अनुच्छेद आज के लिए लास्ट जो अनुच्छेद हमारा था, वो क्या कहता है, उपाधियों का अंत। तो
आज हम लोग जाने हैं आज मतलब इन टोटल आज इतना ही था कि समानता का अधिकार क्या क्या है और उसमें कौन कौन से अनुच्छेद शामिल है। इसके बाद कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे जिसमें हम लोग स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।